मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना की दूसरी लहर लग रहा है कि अब काबू में आ गई है। लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे, गिरावट दर्ज इसमें की जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 523 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की जान चली गई है। मुंबई की बात करें तो फिर एक बार 1000 से कम मामले। यहां पर रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो दूसरी लहर का असर कम हो रहा है। मामले जहां एक तरफ घट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छी और राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। मौत का आंकड़ा जरूर डरा रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो 14,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में। एक दिन में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में केस दर्ज किए गए, जहां पर 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली का हाल देख लीजिए, 523 मामले पिछले 24 घंटे में। ठीक होने वालों की तादाद इससे डबल है, 1161। 50 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। ये दिल्ली का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में हालात थोड़े खराब हैं। इस बीच ये महाराष्ट्र का हाल भी देख लीजिए, 14,152 केस पिछले 24 घंटे में। 20,852 लोग ठीक हुए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। और करीब 290 के आसपास लोगों की जान गई है। मुंबई और दिल्ली दो बड़े महानगर, और दोनों की तस्वीर। मुंबई में जहां 968 मामले पिछले 24 घंटे में, दिल्ली में 523। मुंबई में 15 लोगों ने जान गंवाई है, दिल्ली में 50 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि फाइजर की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चों को तीसरी लहर से बचाना है तो उन्हें वैक्सीन का कवच पहनाना होगा। इस दिशा में आज ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठा लिया। वहां बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी गई। ब्रिटेन की मेडिसिन रेगुलेटरी बॉडी ने यह फैसला लिया है। ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों को अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के टीके लगाए जाएंगे। ब्रिटेन में कमीशन ऑन ह्यूमन मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर सर मुनीर पीर मोहम्मद ने कहा है कि 12 से 15 साल के 2000 बच्चों पर वैक्सीन के प्रभाव की स्टडी की गई थी। वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद बच्चों में कोई कोविड केस नहीं आया। नतीजे बहुत पॉजिटिव हैं। वहां के कमीशन ऑन ह्यूमन मेडिसिन के एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों में ट्रायल करते वक्त साइड इफेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो फाइजर की वैक्सीन की बात है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी, पर जैसे उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है कि अगर आपके ईयू में मिला हुआ है, यूके से, यूएसए से या WHO से, तो तब ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि उसी बेसिस पे बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन की क्लियरेंस भारत में भी मिल जाएगी। लेकिन ये डिसीजन तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लेना है। अगर हमें पैंडेमिक से निकलना है तो बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, और बच्चों भी एक ग्रुप है जिनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा हमें। और ऑलरेडी भारत में भी ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक का भी ट्रायल चल रहा है। तो 2 साल से 18 साल की उम्र में बच्चों में वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो गई है, और उम्मीद यही है कि सितंबर तक इसका डेटा भी आ जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाएगा। इससे पहले अमेरिका और कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई थी। फाइजर और इसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने हाल ही में यूरोपीय संघ में बच्चों के वैक्सीनेशन की अनुमति मांगी है। यानी पूरी दुनिया में बच्चों को वायरस से बचाने की जंग तेज हुई है। भारत की नीति भी यही है कि ये वैक्सीन देश में बच्चों को भी लगाई जाए। Not only Covaxin is conducting child trials, and they will not take long because these are only immunogenicity trials, but also Zydus vaccine is already being tested in children. So when Zydus comes for licensure, hopefully in the next 2 weeks, maybe we have enough data to also take a view on whether that vaccine can be given in children. So I think the short answer is that yes, vaccine A is currently suitable. वैक्सीन B is behind in the queue. ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को लेकर चिंताजनक खबरें आ रही थी। अप्रैल में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि 30 दिनों में बच्चों में 51% संक्रमण बढ़ा है। कर्नाटक में दूसरी लहर में 1 मार्च से 16 मार्च तक अकेले बेंगलुरु में ही
19,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 16,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अहमदनगर में कोरोना के जितने केस आए उसमें अप्रैल में 10% और मई में 12% बच्चे हैं। जब पहली लहर आई थी तो बच्चों के कोरोना टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव मिल रहे थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले दूसरी लहर में ही पाए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के 54,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। आगे तीसरी लहर का बड़ा डर है और आईसीएमआर की अपनी स्टडी के मुताबिक 20 से 22% बच्चों पर वयस्कों की तरह ही संक्रमण का खतरा है। यानी अब बिना वक्त और बर्बाद किए बच्चों के बारे में फैसला लेना होगा, क्योंकि वायरस से एक कदम आगे नहीं रहेंगे तो जोखिम खतरे के निशान से आगे पहुंच सकता है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स हैं जिसमें नेक्स्ट वेव संभावित वेव आ सकती है। हमें उससे पहले वैक्सीनेट करना है जितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि कोवैक्सीन, कोविशील्ड पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पता नहीं कब अलाउ करेंगे, कब पॉसिबिलिटी होगी। उससे पहले जो हमें फाइजर वैक्सीन मिल रही है, मॉडर्ना वैक्सीन मिल रही है, हमें जरूर वैक्सीनेट करना चाहिए। पीडियाट्रिक एज ग्रुप को जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। ना केवल वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को फायदा देगी, बट एक स्प्रेडर के रूप में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कम अफेक्ट करेगा, तो वो एडल्ट्स भी कम अफेक्ट होंगे। ब्राजील में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। वहां महामारी की शुरुआत से अब तक 5 साल से कम उम्र के 2200 बच्चों की जान जा चुकी है। साल भर पहले अमेरिका में कोरोना मामलों में सिर्फ 3% बच्चे थे, जबकि अब 7 दिनों के औसत में 22.4% बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। आने वाले वक्त में बच्चों पर संक्रमण का खतरा कितना बड़ा होगा, ये वायरस के म्यूटेशन पर निर्भर करता है, लेकिन इस खतरे को कम किया जा सकता है। इसका जवाब सिर्फ वैक्सीनेशन है। जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक उन पर यह खतरा बना ही रहेगा। WHO कहता है कि बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण कम दिखाई देते हैं और वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले जिसमें MIS-C से बच्चों को पीडियाट्रिक वार्ड्स में कोविड होने के बाद काफी दिनों तक एडमिट रहना पड़ा। ये सब देखकर भारत चिंतित है बच्चों के लिए, और इसीलिए शायद भारत में सिर्फ भारत बायोटेक ही नहीं बल्कि जाइडस कैडिला भी बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल्स कर रही है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 5G तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे किसका नाम है? ये तो गोरी यानी जूही चावला ने 1995 में फिल्म नाजायज में अजय देवगन को पहले ही बता दिया था। लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। लेकिन इस गाने पर इस बार दिल्ली हाईकोर्ट के जज गुस्से से लाल हो गए और हुआ यूं कि अब जूही चावला पर कोर्ट ने छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में 5G तकनीक को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को बिना ठोस कारणों के लगाई गई याचिका बताया। कोर्ट ने कहा कि जूही चावला ने 5G तकनीक वाली याचिका बेवजह लगाई, जबकि कोर्ट आने पहले वो इसको लेकर सरकार को लिख सकती थी। केंद्र सरकार के ऊपर जो 5G का केस जूही चावला जी ने डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आज खारिज हो गया और उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लग गया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 80 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आप कोई सूट डालते हैं तो उसमें 2 महीने का नोटिस ज़रूरी होता है। ये भी कहा और साथ में ये भी कहा कि जो आपकी याचिका है वो पब्लिसिटी गेन करने के लिए है और आप इस मसले में सीरियस नहीं हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, क्योंकि 2 दिन पहले हुई सुनवाई में जूही चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का लिंक अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था और लोगों से जुड़ने की अपील की। 2 जून को हमारी पहली हियरिंग है, लिंक भेजूंगी, हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। जिसके बाद कई आम लोग भी सुनवाई से जुड़ गए। अचानक एक शख्स की आवाज आई, कहाँ है जूही मैडम, कहाँ है? किसी ने कुछ नहीं कहा तो यह नाम शख्स गाना गाने लगा। गाना भी वही। लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे बोल किस
किसका नाम है। ये गाना सुनवाई में बाधक बना तो जज साहब भड़क गए। आनन फानन में गाने वाले व्यक्ति को डिस्कनेक्ट किया गया, लेकिन ये आदमी एक बार फिर सुनवाई में जुड़ा। अब की बार इसने गाना गाया 1993 में आई फिल्म हम हैं राही प्यार के का ये सुपर हिट गीत। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। एक बार फिर जब ये आदमी गाना गाने लगा तो जज साहब का पारा और चढ़ा। फिर इस शख्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन इस बार तो इस अनाम आदमी ने हद ही कर दी। ये फिर से जुड़ा। अब की बार इसने गाना गाया 1993 में ही आई फिल्म आईना का ये गीत। मेरी बल्लों की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी, मेरी लाडों की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी। अब तक जज साहब का धैर्य जवाब दे गया था। उन्होंने तत्काल इस शख्स पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट मास्टर से कहा कि पुलिस में इस शख्स की शिकायत की जाए और इसकी तलाश करके इसे गिरफ्तार किया जाए। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने शरारत की उसका मकसद ही शरारत करना था, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहली बार वो मनीषा कोइराला नाम के फेक अकाउंट से जुड़ा था। दूसरी और तीसरी बार भी उसने फेक अकाउंट का ही सहारा लिया था। अब इस आदमी की तलाश हो रही है। ऐसे में आज एक बार फिर जज साहब ने उस शख्स को गिरफ्तार करने वाली बात दोहराई, जो बताता है कि जज साहब पूरे वाकये से कितने नाराज थे और अब जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की 5G नेटवर्क को लेकर लगाई गई याचिका को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि इस याचिका पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि ये याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाई गई थी और इसीलिए इस याचिका का जो लिंक था हाई कोर्ट का, वो पब्लिकली जूही चावला की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया और जिस तरह से सरकार के विरुद्ध ये याचिकाएं लगाने से पहले सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है या पत्र लिखा जाता है, वो भी जूही चावला की तरफ से नहीं किया गया। इस याचिका में मांग की गई थी कि 5G वायरलेस नेटवर्क को देश में लागू किए जाने से पहले इससे जुड़ी तमाम रिसर्च पर बारीकी से गौर किया जाए। नागरिकों, जानवरों और वनस्पतियों पर विवरण के बुरे प्रभाव को आधार बनाते हुए फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5G टेस्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 3 दिनों तक पार्टी के तमाम नेताओं और योगी सरकार में मंत्रियों से बात की, जिसके बाद योगी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2022 के सियासी संग्राम के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिन पार्टी महासचिवों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे और इस बैठक के केंद्र में होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, जिसे लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 3 दिनों तक यूपी के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से बात की और इस महामंथन के बाद सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी बीजेपी के संगठन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। और अब ये साफ हो गया है कि संगठन में टॉप लेवल पर कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो चर्चा केशव मौर्य को लेकर चल रही थी कि उन्हें डिप्टी सीएम से बदलकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर डिप्टी सीएम के साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा, इस पर फिलहाल सूत्रों के मुताबिक विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीएल संतोष के सामने ही केशव मौर्य ने इस बात को साफ कर दिया था कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है और पार्टी उनके नेतृत्व में ही चुनाव में जाएगी। हालांकि इस बैठक के बाद यूपी कैबिनेट में फेरबदल को हरी झंडी मिल गई। सूत्रों की माने तो यूपी में चुनाव से पहले सरकार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। साथ ही पीएम मोदी के सहयोगी AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार होना है और AK शर्मा उसमें जरूर होंगे, लेकिन
AK शर्मा को कौन सा विभाग मिलेगा, किस तरीके से उन्हें वहां समायोजित किया जाएगा, इस पर फिलहाल चुप्पी है। माना यह जा रहा है कि RSS की मीटिंग और खासकर जब दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल अब साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। यूपी के चुनाव को देखते हुए बीते दिनों संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने RSS पदाधिकारियों और बीजेपी के बड़े नेताओं से फीडबैक लिया था और इसी फीडबैक के आधार पर नेताओं से बातचीत के लिए BL संतोष को लखनऊ भेजा गया था। बैठकों के इस दौर के बीच स्वतंत्र देव सिंह की जगह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश की कमान सौंपने की चर्चा भी जोरों से उठी। लेकिन फिलहाल ये बात साफ है कि चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व संगठन में किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। तमाम निगम, आयोग और प्रकोष्ठ से खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का फैसला किया गया है और आने वाले 1 महीने में इन पदों को भरने की कवायद पूरी कर ली जाएगी। यूपी बीजेपी की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरकर संगठन को मजबूत किया जाए ताकि चुनाव की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और इसके सहारे यूपी में फिर बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।